नमस्कार दोस्तों। यूपीपीसीएस 2023 की जो परीक्षा आने वाली है उसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन नेशनल मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप सभी जानते हैं। इसी को हमने शुरू किया है। एक वीडियो मैंने पढ़ा दिया है इंडियन नेशनल मूवमेंट का और ये दूसरा लेक्चर है। टू द पॉइंट चल रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले आपने पढ़ा 1885 से पहले जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे वो कौन कौन से थे, वो आपने पढ़ लिया। लगभग मैंने 11 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आपको बताए हैं, वो आप रट लीजिए। 6 बंगाल के अंदर, 3 बम्बई के अंदर और 2 मद्रास के अंदर। ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे जो कांग्रेस की स्थापना से पहले स्थापित हुए थे, जो आपको पढ़ने थे पहले चैप्टर में। अब दूसरे चैप्टर में खुद आपको कांग्रेस के बारे में पढ़ना है, इसी को हम पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं टू द पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास नोट्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो ये नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर मिल जाएगा बच्चों, ले लीजिएगा और साथ में पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। SHRI चैनल का नाम ही हमारे एजुकेशन ये एप्लीकेशन पर जाइए, मिल जाएगा। या 7888774245 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, 45 है, यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये दूसरा चैप्टर है, ये लोगो है। सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कांग्रेस इसमें है। कांग्रेस का मीनिंग क्या होता है? कांग्रेस का मीनिंग होता है लोगों का समूह। इस कांग्रेस में कांग्रेस का मीनिंग क्या है? लोगों का समूह। तो ये लोगों का एक समूह है। इंपॉर्टेंट बात इसलिए है, ये है कि स्थापना एक अंग्रेज के द्वारा हुई थी। एक अंग्रेज अधिकारी थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे। ICS परीक्षा उन्होंने क्रैक की थी और अधिकारी थे और रिटायर हो चुके थे। उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी 1885 में। ठीक है, स्कॉटलैंड के निवासी थे, ICS रिटायर्ड अधिकारी थे। 1906 तक, 1885 से 1906 तक ये कांग्रेस के महासचिव पद पर बने रहे। उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया और 1912 में जाकर इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु होती है दिसंबर 1912 में, जब अधिवेशन होता है ना बांकीपुर में, पटना के पास जगह है बांकीपुर, यहाँ पर एक घोषणा की जाती है कांग्रेस के मंच से ऑफिशियल कि भैया कांग्रेस के पिता कौन है? ये A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक, तो जल्दी जल्दी हम करेंगे क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गए हैं, जल्दी से सिलेबस कवर करना है। कांग्रेस के गठन के समय पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। 1884 से 1888 तक ये भारत का वायसराय था, लॉर्ड डफरिन के ही दिमाग की उपज है कांग्रेस, ऐसा मानते थे गरम दल के नेता। ठीक है, अब इसके बाद शुरुआत में मैं आपको बताऊं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं था, इंडियन नेशनल यूनियन था। भारतीय राष्ट्रीय संघ था इसका नाम। इसका नाम बदला गया, किसके कहने पर बदला गया? दादा भाई नौरोजी के कहने पर बदला गया। ये दादा भाई नौरोजी हैं, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। 1886 में कलकत्ता अधिवेशन, 1903 में लाहौर अधिवेशन और 1906 में 1893 में सॉरी मिस्टेक हो गई। 1886 में कलकत्ता में, 1893 में अधिवेशन हुआ था लाहौर में, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। फिर 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। ठीक, अब शुरुआत में देखते हैं कौन कौन से अधिवेशन है इंपॉर्टेंट, ये हम समझते हैं। 1885 में पहला अधिवेशन बंबई में हुआ। सोचा ये गया था कि भैया पूना में किया जाएगा, लेकिन पूना में भयंकर प्लेग बीमारी फैल गई, इसलिए चेंज कर दिया गया बंबई में। बंबई में एक विद्यालय है, कौन सा विद्यालय है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय है। यहाँ पर ये पहला अधिवेशन रखा गया। मात्र 72 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और WC बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता हुई थी। ये WC बनर्जी है, इन्हीं के द्वारा इसकी अध्यक्षता हुई थी। इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। सबसे ज़्यादा अधिवेशन जो है कांग्रेस के कलकत्ता में हुए हैं और इस बार अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं दादा भाई नौरोजी। ये दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बनते हैं। 434 लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस समय। कितने लोगों ने? 434 लोगों ने पार्टिसिपेट किया।
अब पहले अधिवेशन में WC बनर्जी एक हिंदू थे, दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी एक पारसी थे, और तीसरा अधिवेशन एक मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने वो कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। मद्रास में अधिवेशन हुआ था 1887 में। नोट कर लीजिएगा, ये चीजें आपको याद नहीं रखनी है कि तीसरा अधिवेशन कब हुआ था, चौथा अधिवेशन कब हुआ था, 10वां अधिवेशन कब हुआ था, ये याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको बस ये याद रखना है कि 1887 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, ऐसे याद रखना है। और कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बच्चों ये याद रख लीजिए। 607 इस बार सदस्य हो गए थे। नेक्स्ट अधिवेशन 1888 में प्रयागराज से हुआ था। प्रयागराज में जहां से क्लासेस आपकी संचालित की जा रही हैं, सलोरी शुक्ला मार्केट में हमारा ऑफलाइन सेंटर भी खुल चुका है, आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। 1 मई से नया बैच शुरू हो रहा है, ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके भी आप क्लासेस की जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट अधिवेशन 1888 में प्रयागराज में इस बार एक अंग्रेज को अध्यक्ष बनाया जाता है, जॉर्ज यूल। देख रहे हैं 4 अधिवेशन हुए, चारों अलग अलग समुदाय वर्ग के लोग आकर अध्यक्षता कर रहे हैं। और ये कांग्रेस के पहले विदेशी अध्यक्ष हैं। पहले विदेशी अध्यक्ष कब बने? 1888 में प्रयागराज के अंदर अधिवेशन। इंपॉर्टेंट ये अधिवेशन इसलिए हो जाता है, विलियम डिग्बी का नाम आपने सुना होगा। इनकी अध्यक्षता में लंदन के अंदर एक कमेटी की स्थापना की गई, ठीक है, कमेटी ऑफ इंडिया। सॉरी। नेक्स्ट अधिवेशन 1889 में बंबई के अंदर हुआ। विलियम वेडरबर्न इसके अध्यक्ष बनते हैं, फिर से एक अंग्रेज अध्यक्ष बनते हैं। कहां पे? बंबई में। इससे पहले प्रयागराज और ये बंबई, याद रखिए विलियम वेडरबर्न। उसके 1890 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है। फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। और ये अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि 1890 में एक महिला इस अधिवेशन में भाषण देती है। वो महिला आप जानते हैं कौन है? वो कादम्बिनी गांगुली है। ये महिला और कोई नहीं, इंडिया की पहली ग्रेजुएट महिला है। और वो भी ऐसी वैसी ग्रेजुएशन नहीं, मेडिकल में इन्होंने ग्रेजुएशन की थी, ठीक है, मैं डॉक्टरी में इन्होंने ग्रेजुएशन किया था। देखिए ये है। 1891 नागपुर में अधिवेशन होता है। पी आनंद चार्लू इसके अध्यक्ष बनते हैं, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। 1892 में प्रयागराज में फिर से अधिवेशन होता है। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष बनते हैं। व्योमेश चंद्र बनर्जी के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि 1885 में जो अधिवेशन हुआ था, 1885 में अधिवेशन जो हुआ था, कहां पे? बंबई के अंदर अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। और दोबारा से WC बनर्जी कब अध्यक्ष बनते हैं? 1892 में। और इसके बाद 1893 में 1893 में अधिवेशन होता है। कहां पे? लाहौर के अंदर अधिवेशन होता है। और लाहौर में अधिवेशन जो होता है, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? इसकी अध्यक्षता इसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करते हैं, याद रखिए। और 1894 में मद्रास में अधिवेशन होता है। अल्फ्रेड वेब इसकी अध्यक्षता करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लीजिएगा, एक अंग्रेज थे। 1896 में कलकत्ता के अंदर अधिवेशन होता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया कांग्रेस के मंच से। और जानते हैं वंदे मातरम 1905 में सबसे ज्यादा फेमस हुआ था। जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, उसके विरोध में जो आंदोलन हमने चलाया था, उस आंदोलन को बहिष्कार आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। तो उस आंदोलन में पार्टिसिपेट करने वाला बच्चा के जुबान पर वंदे मातरम ये जो है नारा था। तो इस वंदे मातरम नारे से इतने परेशान हो गए थे अंग्रेज कि उनको एक कानून बनाना पड़ा कि जो भी वंदे मातरम का नारा बोलेगा उसको जेल में भर दिया जाएगा। तो रहीमतुल्लाह सयानी ये साहब हैं, रहीमतुल्लाह सयानी, इन्हीं के द्वारा अध्यक्षता की गई। और बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा वंदे मातरम जो गीत है इसको रचना की गई थी। देखिए नेक्स्ट अधिवेशन 1901 में कलकत्ता अधिवेशन है। दिनशा वाचा ने जिसकी अध्यक्षता की थी, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है,
इंपॉर्टेंट बात यह है कि गांधी जी ने पहली बार किस अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया, तो यही अधिवेशन है। कौन सा? 1901 में कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, याद रखिएगा अध्यक्षता नहीं की इन्होंने, अध्यक्षता तो 1924 में बेलगाम में अधिवेशन होता है बच्चों, कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता में अधिवेशन होता है, बेलगाम, कलकत्ता सॉरी कर्नाटक के बेलगाम में अधिवेशन होता है, वहां पर इन्होंने अध्यक्षता की थी। वही एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी कर रहे हैं। पूरे जीवन काल में कांग्रेस में एक ही बार इन्होंने अध्यक्षता की है, वो कहां पर? 1924 में कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक के बेलगाम के अंदर। ठीक, तो याद रखिएगा यहां पे सदस्य के रूप में ये पहली बार शामिल हुए थे 1901 में। और 1905 में बनारस में अधिवेशन होता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दिसंबर 1905 में जब ये अधिवेशन हो रहा है, अब तक बंगाल 2 भागों में बंट चुका है। बंगाल का सांप्रदायिक तौर पर अंग्रेजों ने विभाजन कर दिया है। लॉर्ड कर्जन उस समय भारत का वायसराय था, उसने बंगाल का विभाजन कर दिया, उसकी निंदा यहाँ की गई और जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाना था उसको प्रस्तावित कर दिया गया। गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु थे, उन्हीं के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद 1906 में अधिवेशन हुआ, दादा भाई नौरोजी। 1906 में यह हो चुका था कि भैया नरम दल के नेता लोग सोच रहे थे कि हमारे जो नरम दल के नेता है वो इसका कोई अध्यक्ष बने, जबकि गरम दल के नेता सोच रहे थे कि भैया या तो लाला लाजपत राय जी अध्यक्ष बन जाएं या बाल गंगाधर तिलक जी अध्यक्ष बन जाएं। लेकिन दोनों वर्गों का सपना पूरा नहीं हो पाया। दादा भाई नौरोजी जब अध्यक्ष बन जाते हैं, हालांकि ये नरम दल से ही संबंधित थे, लेकिन इनकी शख्सियत उस समय ऐसी थी कि कोई भी इनको मना नहीं कर सकता था, न्यूट्रल स्वभाव के थे ये। और 1906 में इतना प्रेशर था गरम दल के नेताओं का कि कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग इसी में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात, नोट करने वाली बात है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया? 1906 में किया गया। कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 1907 में सूरत में अधिवेशन होता है। ये वो घड़ी आ जाती है जब नरम दल और गरम दल के नेता आपस में भिड़ जाते हैं और इनका विभाजन हो जाता है। जो उस समय न्यूज रिपोर्टर उपस्थित थे उन्होंने अपनी अखबारों में लिखा हुआ है, नौबत ऐसी आ चुकी थी कि जूता चप्पल चल गया था। फिरोज शाह मेहता जी इतनी बड़ी शख्सियत थे, उनको पीछे की रो से आकर जूता ऐसा लगा कि नरम दल के नेताओं को इतना गुस्सा आया कि वो गरम दल के नेताओं से विभाजित हो गए। ठीक है, तो नरम दल और गरम दल का विभाजन 1907 में हुआ सूरत अधिवेशन में। अध्यक्षता किसके द्वारा हुई? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। आप जानते हैं क्यों हुआ था ये जो आपका विभाजन क्यों हुआ था? कारण ये था कि 1907 में नरम दल के नेता सोच रहे थे कि रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बना दिया जाए, जबकि गरम दल के नेता ये सोच रहे थे कि लाला लाजपत राय जी या बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष बन जाए। और ऐसा लगभग तय हो चुका था कि बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष बन ही जाएंगे, लेकिन ऐन मौके पर फिरोज शाह मेहता के द्वारा इस अधिवेशन को सूरत कर दिया गया। और ये परंपरा चली आ रही थी कि जो जहां का रहने वाला है वहां का वो अध्यक्ष नहीं बन सकता। तो इसी क्षेत्र के रहने वाले थे बाल गंगाधर तिलक, तो वो अध्यक्ष नहीं बन पाए। तो गरम दल के नेताओं में पहले से ही गुस्सा था और यहाँ पर कुछ कहा सुनी हुई और जूता चप्पल चलने की नौबत आ गई थी और आखिरकार विभाजन हो गया। तो विभाजन कब हुआ? 1907 में विभाजन हुआ, ये सुनहरे अक्षरों में लिख लीजिएगा। उसके बाद 1911 में कलकत्ता अधिवेशन होता है बच्चों, बिशन नारायण दर के द्वारा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जन गण मन पहली बार कांग्रेस के मंच से गाया गया किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। और ये जन गण मन बंगाली भाषा में गाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अब 1916 में लखनऊ अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लखनऊ अधिवेशन 1916, इसमें दो बातें हुई। एक तो जो नरम दल गरम दल टूटे हुए थे उनके दिल यहां पर जुड़ जाते हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में यहां समझौता होता है जिसे लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है।
ये समझौते में मेन रोल निभाने वाले दो बहुत इंपॉर्टेंट शख्स हैं, मुस्लिम लीग की ओर से जो जिन्ना है और दूसरे कांग्रेस की तरफ से जो बाल गंगाधर तिलक। इन्हीं दोनों के प्रयासों से मुस्लिम लीग और कांग्रेस आपस में नजदीक आए और इनके बीच में एक समझौता हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दोनों पार्टियों ने ये निश्चित किया कि भैया अंग्रेज जो है ना, ये हमें मिलकर बेवकूफ़ बना रहे हैं और हमें मिलकर एक ऐसी दिशा में काम करना चाहिए जिससे हम दोनों का फायदा हो। तो ऐसे कई समझौते यहाँ पर हुए और यहीं पर बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है, एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता करती हैं। यहाँ भी स्टार मार्क आप पा लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी बेसेंट, पहली कांग्रेस की महिला कौन है भैया? एनी बेसेंट। किस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। लेकिन यही क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी वो कौन थी? तो वो सरोजिनी नायडू थी। वो 1925 में अधिवेशन होगा, वो अधिवेशन कानपुर में होगा। ठीक है, ये दो बातें आप इंपॉर्टेंट हैं, नोट कीजिएगा। पहली महिला पूछा जाएगा एनी बेसेंट, ये भारत की नहीं थी, ये भारत की नहीं थी, ये आयरलैंड की निवासी थी। हालांकि जब हमारा देश आजाद हुआ इनको भारत की नागरिकता मिल गई थी, वो अलग विषय है, इंडियन पॉलिटी में डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष यही हैं, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू है। 1919 में अधिवेशन होता है अमृतसर में, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। ये याद करना बहुत आसान है क्योंकि 1919 में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसी का विरोध करने के लिए डेलिबरेटली जानबूझकर अमृतसर में अधिवेशन रखा गया और यहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई थी। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 1923 में दिल्ली में अधिवेशन हुआ था, ये याद कर लीजिएगा। किसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और अगला अधिवेशन स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1924 में। कहां पर हुआ था? बेलगाम, कर्नाटक के अंदर बेलगाम अधिवेशन है 1924। महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष होते हैं। यही एक ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई। पूरे जीवन काल में एक ऐसा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई, ये बेलगाम अधिवेशन ही है। 1925 में कानपुर अधिवेशन मैंने बता दिया, यहां पर पहली भारत की जो महिला है सरोजिनी नायडू वो अध्यक्षता करती हैं। इसके बाद 1929 में लाहौर में अधिवेशन होता है, जवाहरलाल नेहरू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहां पर कांग्रेस के मंच से पहली बार पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का मतलब पूरी तरीके से स्वतंत्रता। स्वराज पहले 1906 में जो मांगा गया था ना, वो एक डोमिनियन स्टेटस आप समझ सकते हैं कि भैया हमें भारत का शासन संभालने के लिए दे दिया जाए, लेकिन पूरा भारत जो है कंट्रोल किसके द्वारा हो? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा हो। ये तो एक डोमिनियन स्टेटस था। लेकिन 1929 में बोल दिया गया भैया अब बातें पुरानी हो चुकी हैं, अब हमें पूरी तरीके से स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण आज़ादी चाहिए। उस पर मोहर लगाने के लिए अगले महीने 26 जनवरी 1930, ये डेट आप याद रखिएगा, 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया, भारत का झंडा लहराया गया और ये बोल दिया गया कि हर वर्ष 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। यही कारण तो है हमारा संविधान भले ही बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन लागू करने के लिए 2 महीने का वक्त लगा, 2 महीने इंतजार करने पड़े। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी जो डेट थी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसी कारण से इस डेट की महत्ता बनी रहे, संविधान को 26 जनवरी को ही लागू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद 1937 में फैजपुर अधिवेशन, ये पहला ऐसा अधिवेशन है जो गांव में किया गया था और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता हुई थी।
जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता हुई थी। इसके बाद 1938 का अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस, हरिपुरा में अधिवेशन हो रहा है। इतना इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, 1938 का। और इसके बाद जस्ट त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था 1939 में, इसके भी अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ही हैं। ये त्रिपुरी है, त्रिपुरा नहीं है। त्रिपुरी ये मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र है, वहीं पर यह अधिवेशन हुआ था। सुभाष चंद्र बोस, यहां पर बहुत ड्रामा क्रिएट हुआ। गांधी जी ने कहा कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस नहीं करेंगे, इसके अलावा कोई भी अध्यक्ष बन जाए मुझे मंजूर है। लेकिन लोगों के दिलों में सुभाष चंद्र बोस ही राज कर रहे थे, तो इसी कारण से गांधी जी ने अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया इनके विरोध में। वो कैंडिडेट का नाम है पट्टाभी सीतारमैया। गांधी जी ने अनाउंस कर दिया कि पट्टाभी सीतारमैया की अगर जीत होती है तो मैं समझूंगा मेरी जीत हुई है, अगर इनकी हार होती है तो समझूंगा मेरी हार हुई है। तो होना क्या था, इलेक्शन हुआ, जितने भी सदस्य वहां उपस्थित थे उन्होंने वोट किया, तो बहुमत से जीत हासिल हो गई सुभाष चंद्र बोस। और गांधी जितने नाराज हो गए, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है। अध्यक्ष तो बन गए सुभाष चंद्र बोस, लेकिन इनको काम करने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कोई भी प्रस्ताव ये लाते, गांधी जी ना आओ देखते ना ताओ, वो डायरेक्ट विरोध करना शुरू कर देते। इसी कारण से सुभाष चंद्र बोस जी ने हाथ जोड़ लिए गांधी जी के, गांधी जी मैं आपका विरोध करके आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, इसी कारण से मैं कांग्रेस पार्टी ही छोड़ रहा हूं। और इसी कारण से सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और एक नई पार्टी का गठन कर लिया। उस पार्टी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन एग्जाम में पूछा जाएगा किसके द्वारा किया गया, तो आप बेहिचक बता देंगे सुभाष चंद्र बोस। समय भी बता देंगे 1939। ये समय कौन सा है, दिमाग में आ रहा होगा, एक्स्ट्रा चीजें भी मैं बता देता हूं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय है बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध का समय है, ये याद कर लीजिएगा। और उसके बाद 1942 में रामगढ़ में अधिवेशन होता है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष बनते हैं। 1942 ये जो समय है ना, इतिहास के पन्नों में बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुआ था 1942 में ही। गांधी जी ने पहली बार करो या मरो का नारा दिया। अभी तक तो गांधी जी अहिंसा के रास्ते पे चल रहे थे, लेकिन इस 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन है, पहली बार गांधी जी ने कह दिया करो या मरो, ये नारा दे दिया, करो या मरो। ठीक है। अब बच्चों मैं आपको बता दूं 1942 के अधिवेशन के बाद डायरेक्ट अधिवेशन हुआ था 1946 में, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इसके कारण कांग्रेस के अधिवेशन के जो आप कह सकते हैं अधिवेशन ये नहीं हुए थे। तो इसी कारण से इस बीच जो अध्यक्ष बने रहे वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ही बने रहे। ये भी परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अधिवेशन होता है 1946 में, मेरठ के अंदर अधिवेशन होता है। जेबी कृपलानी इसकी अध्यक्षता करते हैं। जेबी कृपलानी कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं 1946 में, मेरठ। ये इसलिए इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, 7-8 बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि भैया बताइए जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो आप क्या बताएंगे, उस समय जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे और इन्होंने 1947 नवंबर महीने में इस्तीफा दिया था। आमतौर पर जो भी अध्यक्ष बनते थे वो 1 साल के लिए अध्यक्ष बनते थे। जैसे 1945 में अधिवेशन हुआ दिसंबर वाले महीने में, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, हालांकि हुआ नहीं था, तो वो दिसंबर 1946 तक अध्यक्ष बने रहेंगे। तो देश की आजादी के समय जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद आखिरी अधिवेशन आपको पढ़ना है कि देश के आजादी के बाद 1948 में जब जयपुर अधिवेशन हुआ तो पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष बनते हैं। ये पट्टाभी सीतारमैया वही हैं जो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ खड़े हुए थे और हार गए थे। गांधी जी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था ना पट्टाभी सीतारमैया को, बुरी तरीके से इनकी हार हो गई थी। तो बच्चों आज के इस वीडियो में ये सेकंड चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। आगे 1885 से 1905 का जो दौर था जिसे मॉडरेट फेज कहते हैं, जो नरम दल का टाइम पीरियड चलता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर वाइज जल्दी से जल्दी 29-30 वीडियो में मैं कंप्लीट करता हूं आपके एग्जाम कंप्लीट होने से पहले।
इसके जो क्लास नोट्स हैं मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7888774245 पर कांटेक्ट करके ये नोट्स पा सकते हैं, या श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर डायरेक्ट जाइए, श्री एजुकेशन, वहां से पा सकते हैं। और जो भी नए बच्चे हैं तैयारी करने वाले, तो जीएस का फाउंडेशन बैच चल रहा है श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बेसिक से पढ़ाया जा रहा है वहां पर, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत बेनिफिशियल होगा। हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।